गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ये जरूर बताइएगा कि आखिर आपके ऑसम वीडियो पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछले पार्ट के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि थियो और एक्जियन के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक सा कॉम्पिटिशन चल रहा था, क्योंकि उन दोनों ने फर्स्ट स्टेज में काफी ज्यादा बराबर की टक्कर एक दूसरे को दी थी। और जो इंस्ट्रक्टर था अब वो सभी लोगों को उनके रिजल्ट सुनाना चालू कर रहा था। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा सीरियस थे। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर सभी लोगों के सामने ये अनाउंस करता है कि जो थियो है वो नंबर 1 पर आया है। ये जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हक्के बक्के से रह गए थे और थियो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और इसकी वजह से सभी लोग उसको चीयर करना चालू कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर बताता है कि उसने 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे स्कोर किया है। उसका टेक्निक, मैजिक, कंट्रोल, स्पीड, उसके अंदर ऐसी एक भी कोई चीज नहीं थी जो की तरह से भी इनपरफेक्ट हो। बट सभी लोग इसके बारे में सबसे ज्यादा बातें कर रहे थे कि जो एक्जियन है वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आया था, यानी एक्जियन यहाँ पर थियो से हार गया। और वो इंस्ट्रक्टर आगे बताता है कि यहाँ पर जो सोर्ड का मार्क है उसकी जो गहराई है वो बिल्कुल लॉर्ड थॉरकेल की तरह है। सभी लोग ये सुनकर और भी ज्यादा हक्के बक्के रह गए थे। क्या थॉरकेल? और थॉरकेल को हमें दिखाते हैं जो कि एक सफर पर निकला हुआ था और वो 5 टॉप 5 कैंडिडेट्स में से एक है जो कि नेक्स्ट सक्सेसर की लाइन में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। जिसके बाद सेकंड रैंक एक्जियन को मिलती है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा और काफी ज्यादा खतरनाक सीरियस लग रहा था। और वो आगे बताते हैं कि बुरी बात ये है कि यहाँ पर इसने भी परफेक्ट 10 ऑफ 10 स्कोर किया है, पर जो मार्क की लेंथ है अगर उसे थियो के साथ कंपेयर किया जाए तो वो थोड़ा सा छोटा है। इसी वजह से ही उसे यहाँ पर सेकंड स्कोर किया गया था। पर एक्जियन की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा उतरा हुआ था कि वो अभी जाकर उस इंस्ट्रक्टर को भी मार डाले और थियो को भी। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर बाकी सभी लोगों के भी नाम लेना चालू करता है तो सभी लोग अपना नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश थे और जिन लोगों के नाम नहीं आए थे वो लोग काफी ज्यादा निराश थे क्योंकि वो लोग सेकंड स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे। पर कई सारे लोग अपना नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश और काफी ज्यादा चीयर कर रहे थे। और लास्ट नंबर पर थियो का सिविल था और इंस्ट्रक्टर सभी लोगों से कहता है कि सभी लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया और अब वो लोग 3 दिन बाद होने वाले सेकंड ब्लूम सेरेमनी के अंदर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जो कि विंटर माउंटेन पर होगा। और जो 87 सक्सेसर कैंडिडेट्स है वो लोग इस चीज की तैयारियां कर सकते हैं। और वहाँ से सभी लोगों को भेजा देने के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि एक टेवरेंट के अंदर काफी ज्यादा पार्टी चल रही थी। वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा था क्योंकि सभी लोग जो कि सेकंड स्टेज तक पहुँच चुके थे एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और अपने फर्स्ट स्टेज की सेलिब्रेशन को यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पर थियो और रेमिंग भी थे जो कि एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और सभी लोग उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। थियो सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी इस चीज का अंत नहीं हुआ है। हम लोगों का गोल है सेकंड सेरेमनी को भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ पास करना। और साथ ही वो रेमिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हम दोनों फर्स्ट और सेकंड रैंक को यहाँ पर अचीव करेंगे। ये जानकर वो थोड़ा सरप्राइज था पर सभी लोग उनको चेयर कर रहे थे। एवलिन कहती है कि तुम दोनों जरूर ऐसा कुछ कर सकते हो। रेमिंग भी थियो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आपके फर्स्ट स्टेज पर आने के लिए आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जो आपने यहाँ पर एफर्ट्स लगाए थे आखिर वो सभी पे ऑफ हो गए। पर उसी समय पर मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं इस चीज में काफी ज्यादा पीछे रह गया। ये देखकर थियो थोड़ी सी लंबी सांस लेते हुए कहता है बस इस समय तो मैं थोड़ा सा लकी था, पर इस सब के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम सभी एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे के दोस्त है। रेमिंग ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी और इसी वजह से वो फिर से थियो का शुक्रिया करने लगा था और कहता है कि मेरी जितनी भी क्लाउडी फीलिंग्स थी अब वो लगता है कि थोड़ी थोड़ी क्लियर हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों इस पार्टी को एंजॉय करते हैं और चेयर्स करते हुए कहते हैं कि हम लोग हमारे सेकंड स्टेज के अंदर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिसके बाद हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है और थियो वहाँ पर बर्फ में घूम रहा था और धीरे धीरे कर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्लूमिंग सेरेमनी के अंदर टॉप रैंक में आना मेरे पास लाइफ के अंदर ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जो कि मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड थी। पर साथ ही वो सामने के नजारा देखते हुए आगे की तरफ बोलता है पर एक्जियन के साथ ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो कि एक रियल होने वाली है और इस चीज के ऊपर मुझे सच में पूरी तरह से भरोसा है। पर इसके अलावा ये कोई रियल बैटल नहीं है जिसके अंदर मैं एक्जियन को हरा सकता हूँ और मुझे अपने ऊपर हार्शली थोड़ा ही यकीन है। और ये बोलते हुए उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो सच में काफी ज्यादा सीरियस थे और वो अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए कहता है कि बस तो ये तो एक शुरुआत है। एक छोटे से प्यादे को मारना जैसा कि रैंडॉन था, ये काफी के लिए तो अभी बहुत ज्यादा है। ये तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। असल में जो मेरा रियल दुश्मन है वो एक्जियन है और ड्रैगन ऑफ द स्किल्स है और मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजीज है उन सभी के साथ मैं उन सभी को 10 गुना कीमत चुकवाऊंगा। और ये कहते हुए उसके सीरियस चेहरा इस चीज को पूरी तरह कंफर्म करने के लिए तैयार था कि वो कुछ भी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिसके बाद वो अपने पास एक और चीज निकालते हुए कहता है कि सबके अलावा ये कंपास, ये वही कंपास है जो किसी सिस्टम से रिवॉर्ड मिला था, नेस्ट कंपास। और थियो निकाल कर जब उसे यहाँ पे पॉइंट करता है तो वो बताता है कि वो विंटर माउंटेन की तरफ ही पॉइंट कर रहा है और वो सेकंड सेरेमनी के बीच में वहाँ पर किस तरीके का नेस्ट है उसे वहाँ पर भी ढूंढ सकता था। पर तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो काफी गुस्से में पीछे की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि उसके पीछे कोई छुपा हुआ था, इसलिए तुरंत ही वो गायब होकर उसके पीछे पहुंच गया था। ये देखकर वो आदमी कहता है कि क्या हुआ, आखिर अचानक वो कहाँ चला गया। पर तभी थियो ने अपनी तलवार लेकर उसके गले के ऊपर रख दी थी और वो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम कौन हो। ये देखकर वो लड़का घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए।
पर रुक जाओ, मैं कोई सस्पिशियस इंसान नहीं हूँ। फिर वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम गेट्सबी यूटॉन है और मैं यहाँ पर गेट सोड यूनिट से आया हूँ। कैप्टन ने सेरेमनी देखकर फिर मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर भेजा है। थियो कहता है कि स्कॉट, मैंने इसके बारे में सोचा तो था, पर ये तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा फास्टर निकले। और यूटॉन कहता है कि इसी वजह से वो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जिसे तुम एक एंट्रेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट दो। ये जानकर थियो थोड़ा कंफ्यूज था और वो कहता है, थियो ये जानकर थोड़ा सा हैरान था और वो कहता है, क्या मुझे तुम स्कॉट न करने के बजाय मुझसे टेस्ट लेने के बारे में कह रहे हो? वो कहता है कि बिल्कुल, तुम्हें इसके बारे में तो काफी अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारे गेट सोड यूनिट के अंदर आना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये तो बस एक अपॉर्चुनिटी है। पर तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कि कहती है कि जैसा कि मुझे उम्मीद करनी चाहिए थी, गेट सोड यूनिट से वो सभी बेवकूफों से भरा हुआ है। ये सुनकर यूटॉक उसकी तरफ देखकर चिल्लाता है कि आखिर अभी तुमने क्या कहा? आखिर तुम हो कौन? इस लड़की का नाम अयान है जो कि उससे कहती है कि प्रिंस थियो, उन बेवकूफों के बजाय मैं डायरेक्टली आपको इनवाइट करना चाहती हूँ एज अ मेंबर हमारे ब्लैक आयरन कैवलियर के अंदर। तो बताइए आखिर आपका क्या ख्याल है? और ये ब्लैक आयरन कैवलियर की वाइस कैप्टन द फायर गॉब्लिन अयान है। वो लड़का उसको देखते थे पहचान लेता है कि तुम तो फायर गॉब्लिन हो ना। तो वो लड़की कहती है, यानी अयान कहती है कि बिल्कुल, अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो जल्दी से अब यहाँ से चले जाओ। वो कहती है, अयान कहती है कि बिल्कुल, अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो अब जल्दी से साइड हो जाओ। पर देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पर और भी कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि थियो से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और वो सभी फायर गॉब्लिन को यहाँ पर घेर लेते हैं। उन लोगों ने बेचारी का मुंह यहाँ पर पूरे दबा दिया था और वो लोग यहाँ पर ब्लैक सोड यूनिट से आए थे और वो लोग यहाँ पर स्क्वाड लीडर की पोजीशन ऑफर कर रहे थे और अलग अलग यूनिट के लोग अलग अलग ऑफर उसे देने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से फायर गॉब्लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आना चालू हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से यहाँ पर हट जाओ, अगर तुमने इस तरीके से किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। जिसके बाद वो सभी लाइन में लगने चालू करते हैं और वो सभी अपने अपने ऑफर दे रहे थे। ये देख थियो हंसते हुए एक बुरा सा रिएक्शन देता है कि आखिर साला ये हो क्या रहा है। वो कहता है कि ये चीज और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है, मुझे जल्दी से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए उससे पहले कि ये और भी ज्यादा अनोइंग हो जाए। पर अचानक ही वहाँ पर फ्लावर बेटल्स बिखरना चालू हो जाते हैं और आवाज आती है कि मुझे पता है कि इस चीज को यहाँ पे ग्रेड की तरह क्रिटिसाइज किया जाएगा। थियो उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो लेडी आगे बढ़ते हुए कहती है, पर किसी भी टैलेंट को इस तरीके से जीतने की कोशिश करना, क्या तुम्हें सच में इस तरीके की ह्यूमिलिएशन के लेवल को इंड्योर करने की जरूरत है? और ये प्लम ब्लॉसम पैलेस की लेडी है द सोड ड्रैगन ओसा रंगनार। वो सभी ओसा को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि प्लम ब्लॉसम पैलेस की लेडी आखिर यहाँ पर क्या कर रही है? आखिर फर्स्ट लेडी किसी ऐसी जगह पर पर्सनली आखिर कैसे आ सकती है? वो कहती है कि और क्या वजह हो सकती है, बिल्कुल तुम लोगों की तरह मैं भी यहाँ पर थियो से मिलने के लिए आई हूँ। ये जानकर थियो भी थोड़ा सा पसीना पसीना सा होने लगा था और उस लड़के से बात करते हुए उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए। पर अचानक सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के की गला कटते हुए का सीन दिखाते हैं और पता चलता है कि एक्सियन ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए उस लड़के की यहाँ पर जान ले ली थी। पर असल में वो एक अकेला लड़का नहीं था जिसको वो यहाँ पर मार रहा था। उसके अलावा जितने भी लोग उससे लड़ रहे थे वो सभी के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए उन सभी के टुकड़े टुकड़े करते हुए जा रहा था और सभी लोगों के ऊपर अपने गुस्से को निकालते हुए सभी लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारते हुए बस उन सभी के छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहा था। और उसका जो गुस्सा था वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में तो बस अंगारे भरे हुए थे जो कि बस फूटने के लिए तैयार थे और उसे थियो के केवल वो मोमेंट्स याद आ रहे थे जहाँ पर वो उसे किसी मजाक की तरह ले रहा था, पर वो हर बार उसी की मजाक बनाते हुए जा रहा था। और अब सेरेमनी के अंदर भी उसने अपनी पावर दिखाने के बाद उसने यहाँ पर एक्सियन को ही पीछे छोड़ दिया और इसी सब के बारे में सोचते हुए एक्सियन उसका नाम लेता है और एक लड़के का सिर पकड़ता है। ये देखकर वो लड़का बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, पर वो उसको लेकर सीधे जमीन के ऊपर दे मारता है और उसका सिर फट जाता है और वो लड़का भी यहाँ पर मारा जाता है। और ऐसा करते हुए थियो ने अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करने के लिए 15 से 20 लड़कों को इसी तरीके से मार डाला था, वो भी काफी ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा बुरी तरीके से। पर जैसे वो वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज को महसूस करता है वो काफी ज्यादा गुस्से में घूमता है और अपनी तलवार को लेकर सीधे उस आदमी की तरफ फेंक देता है। उसके अंदर उसने पूरे गुस्से को रिलीज कर दिया था जिसकी वजह से उसकी तलवार की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। पर जैसे ही वो उसके अंकल की तरफ पहुँचती है, एड बड़े ही आराम से उसके सामने खड़ा हुआ था और वो अपनी 3 उंगलियों के साथ उसे बड़े आराम से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि ये कितना ज्यादा पैथेटिक है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने गुस्से को एक गलत जगह पर निकाल कर किसी भी चीज को यहाँ पर बदल सकते हो? क्या कुछ यहाँ पर बदलेगा? और एक्सियन काफी गुस्से में एड को देख रहा था और एक्सियन काफी ज्यादा गुस्से में अपने अंकल की तरफ यानी एड की तरफ ही देख रहा था। एड कहता है कि ऐसे समय पर तुम्हें अपने दिमाग को शांत कर एक प्लान बनाना चाहिए, मेरे साथ चलो। और ये कहकर वो तलवार फेंकता है और घूमकर वहाँ से जाने लगा था और वो जैसे ही ये कहता है कि सेकंड
ये सच में काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि आखिर क्या वजह है कि मैं यहाँ पर हूँ। थियो ये जानता हुए सरप्राइज हो रहा था और वो कहता है कि एक मॉन्स्टर है जो कि इस दुनिया के बिल्कुल आखिरी कोने पर बसा हुआ है, जो कि समुद्र को पार करने के बाद वहाँ पर दिखता है, जिसका नाम नेमलेस मोनार्च है, जिसका नाम था नेमलेस मोनार्च है। आज से 1000 साल पहले मुझसे कहा गया था, क्योंकि मुझे एक मिशन दिया गया था कि मुझे इस दुनिया की रक्षा करनी है, और जो ये विंटर माउंटेन है वो तो बस एक आउटपोस्ट की तरह है। थियो ये सुनकर कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर कुछ गलत सा महसूस हो रहा है, पर अभी अभी जो रोड ब्लॉक की आंखों में मैंने इस चीज को महसूस किया है वो डेफिनेटली एक डर है। और वो नेमलेस मोनार्च के बारे में सोचते हुए कहता है कि सच में यहाँ पे कोई एक ऐसी भी एग्जिस्टेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो कि एक एंशिएंट ड्रैगन को भी डरा सकती है, और आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि 1000 सालों से वहाँ पे इसका वेट कर रहा हो। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, पर यहाँ पर और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे इससे पहले पता लगाना होगा। इसलिए थियो थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आखिर एंशिएंट ड्रैगन के जो रेलिक्स है आखिर वो क्या है। रोड ब्लॉक ये सुनकर कहता है कि यहाँ पर 3 एंशिएंट रेलिक्स है, शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। देखकर लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो। वो कहता है क्या वो 3 है, और उसे याद आता है कि 1 जो कि कैमेलिया पैलेस का डंजन था, दूसरा जो कि व्हाइट मूनलाइट ब्लेड है, और आखिर तीसरा क्या हो सकता है, और तीसरा लास्ट एंशिएंट ड्रैगन रेलिक जिसका नाम पेपरिन है, जिसकी वजह से जो एंशिएंट ड्रैगन की सोल थी वो 31 पीसेस के अंदर डिवाइड हो गई थी, जो कि तुम इंसानों को दिया गया जिससे तुम सभी की रक्षा की जा सके उस नेमलेस मोनार्च से। पर जो एंशिएंट ड्रैगन के रेलिक्स की फॉर्म थी उसकी कोई भी लिमिट नहीं थी। वो किसी भी आइटम की तरह हो सकता है, या फिर किसी एक्सपीरियंस की तरह, या फिर एक अजीब तरीके के स्ट्रेंज फिनोमेना की तरह। थियो ये सुनकर काफी सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि अच्छा, इसका मतलब जो लास्ट रेलिक है जो कि मेरे पास है, और वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि किस तरीके से उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी और अब किस तरीके से उसकी जिंदगी यहाँ पर बदल रही है। एक अनरियलिस्टिक फिनोमेना जिसकी वजह से वो 20 साल अपनी पास्ट लाइफ के अंदर वापस आ गया, और वो अपने हर एक इवेंट को याद करते हुए कहता है इसका मतलब जो लास्ट रेलिक है वो रिइंकार्नेशन है, और वो भी मैं। ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये एंशिएंट ड्रैगन के प्रेपर था। इस चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है, पर फिर भी ये चीज काफी ज्यादा अजीब सी है क्योंकि यहाँ पर हर एक रेलिक की रक्षा एक ड्रैगन करता है, पर यहाँ पर रिइंकार्नेशन के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। इसी वजह से थियो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो काफी सीरियस होते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मेरा लास्ट क्वेश्चन करने के लिए तैयार हूँ। और वो उससे कहता है कि आखिर केवल मुझे क्यों चुना गया, और वो सोचता है कि अगर इसकी क्या वजह हो सकती है कि मेरे जैसे टैलेंटलेस को यहाँ पर चुना गया हो, वो भी नेमलेस मोनार्च से यहाँ पर लड़ने के लिए। ये सुनकर एंशिएंट ड्रैगन उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, तो बताओ आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि केवल तुम अकेले हो जिसको यहाँ पर चुना गया है। थियो ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है कि केवल मैं अकेला नहीं हूँ जिसको इस तरीके के रेलिक्स ने यहाँ पर चुना है। एड, किर्सन, ब्लैक ड्रैगन, वो सभी के सभी लोग इन रेलिक्स के बारे में जानते हैं और उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर उन सभी को यहाँ पर रेलिक्स के द्वारा चुना गया है तो जरूर ऐसा हो सकता है कि वो लोग भी मेरी तरह इस तरीके की मैसेज विंडो को यहाँ पर देख सके, और साथ ही वो लोग भी यहाँ पर रेजरेक्टेड हुए हो। और ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं इस दुनिया की सच्चाई की और भी ज्यादा करीब आ चुका हूँ, पर अब चीजें पहले से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। और ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे एक नेमलेस मोनार्च है जो कि एक एंशिएंट ड्रैगन को भी डरा सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं जो कि रिजरेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। रोड ब्लॉक उससे कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे तीनों क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे दिया है, तो तुम्हारा क्वेस्ट यहाँ पर कम्प्लीट होता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनकर थियो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर आमोन के रैली के लिए आया था, पर अब लगता है कि मेरा दिमाग यहाँ पर बदल चुका है। अब मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए जो कि इससे भी काफी ज्यादा बड़ा हो, कुछ ऐसा जो कि किसी भी आइटम के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता हो। सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट कर कहता है कि उसने हिडन क्वेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और एज रिवॉर्ड अब वो एंशिएंट ड्रैगन के ट्रेजर में से कुछ भी यहाँ पर ले सकता है। रोड ब्लॉक उससे कहता है कि जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इस नेस्ट के अंदर इस दुनिया भर के जितने भी खजाने हैं वो सभी यहाँ पर रखे हुए हैं। जेम्स, रेलिक्स, एलेक्सर्स, स्किल बुक्स, तुम यहाँ पर जो भी चुनोगे वो तुम्हारी इमेजिनेशन के जरूर बियॉन्ड ही होगा। तो तुम यहाँ पर जो भी है उसमें से कुछ भी चुन सकते हो जो कि तुम्हें चाहिए। तो बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या लेना चाहते हो। ये देखकर वो थोड़ा सा घबराते हुए मुस्कुराता है। जिसके बाद एंशिएंट ड्रैगन उससे कहता है तो बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो। तो वो काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए कहता है मुझे चाहिए रोड ब्लॉक। तो ये सुनकर 1 मिनट के लिए एंशिएंट ड्रैगन भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है क्या। जिसके बाद रोड ब्लॉक को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मजाक कर रहा था, इसलिए वो हंसते हुए कहता है
सच में इस समय के साथ जो मेरी पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। सच में ये तो काफी ज्यादा फनी जोक था। अब मुझे सच में बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या चाहते हो। पर जो थियो था वो चुपचाप से उसी की तरफ देख रहा था और कहता है कि मैंने तुम्हें जो चाहिए था वो बता दिया। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गया था। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहे। तो थियो उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर रोड ब्लॉक को काफी गुस्सा आने लगा था और वो अपने ड्रैगन फियर को यहाँ पर रिलीज करता है थियो के ऊपर, जिसकी वजह से थियो को एक काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा टेरिफाइंग से प्रेशर महसूस होना चालू हो गया था। और रोड ब्लॉक काफी ज्यादा गुस्से में रोर करते हुए उससे कहता है, क्या तुम अकेले यहाँ पर मेरे पूरे ट्रेजर को और मेरे नॉलेज को केवल अपने वर्ड प्ले के साथ पूरी तरह से क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो। थियो उसके सामने खड़ा हुआ था और वो कहता है कि ये गार्डियन ड्रैगन का ड्रैगन फियर है, मुझे बस कैसे भी करके यहाँ पर होल्ड आउट करना होगा। जिसके बाद वो अपने लेसर ड्रैगन के फियर को यहाँ पर रिलीज करता है, जिससे वो यहाँ पर कुछ समय के लिए स्टैंड हो सके। रोड ब्लॉक को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके का मजाक है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ एक लेजर ड्रैगन की फियर का इस्तेमाल करते हुए खड़े रह सकते हो। थियो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम द गार्डियन ड्रैगन जो कि अपने आप को क्लेम करते हो, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे नेस्ट के अंदर से जो भी मुझे चाहिए मैं उस खजाने को ले सकता हूँ, पर तुमने इस चीज में कोई भी मेंशन नहीं किया कि जो लॉर्ड ब्लॉक है वो यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं है। साथ ही वो सोचता है कि ये बस एक गैम्बल की तरह है जिसमें मैंने अपनी खुद की जिंदगी को एक रिस्क में डाल दिया है, पर ये चीज पूरी तरह से वर्थ रहेगी अगर ये पे ऑफ होती है। रोड ब्लॉक जो कि गार्डियन ड्रैगन है जिसने रंगरार क्लैन को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, इसलिए अपने वर्थ को प्रूव करने के लिए इससे ज्यादा कोई भी महान चीज नहीं हो सकती देन उसका एक दूसरा हिस्सा बनने के अलावा। और मैं अपने पास को फिर से रिपीट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकता, इसलिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे लॉर्ड ब्लॉक दे दो, तुमने अपने डिवाइन वर्ड्स के साथ मुझे यहाँ पर प्रॉमिस किया था और मेरे साथ मेरे साइड में खड़े रहो। ये सुनने के बाद रोड ब्लॉक को थियो के अंदर कुछ अलग ही महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई और है जिसने पहली बार उसके साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उसका नाम सिगुड था। और ये सब देखकर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। थियो ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था, जिसके बाद वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करना चालू करते हैं और देखते ही देखते पूरे में धुआं फैल गया था और पता चलता है कि जो एक बड़ा सा एंशिएंट ड्रैगन था वो एक लड़की के अंदर कन्वर्ट हो गया था। और वो उससे कहती है, क्योंकि तुमने मेरे इंटरेस्ट को यहाँ पर जीत लिया है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक मौका देती हूँ। और ये कहते हुए वो एक काफी सुंदर सी औरत के अंदर कन्वर्ट हो गया था जिसके सिर पर 2 सींग थे, उसकी आंखें बिल्कुल पीली और उसकी छाती पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा छेद बना हुआ था और साथ ही उसके शरीर के ऊपर कई सारे ड्रैगन स्केल्स भी थे। और इस सब के बाद जैसे वो थियो की तरफ चलना चालू होती है तो थियो उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। ये देखकर वो कहती है, क्या तुम्हें मेरी खूबसूरती इतनी ज्यादा पसंद आ रही है? अच्छा, पर मैं पहले से ही तुम्हें बता दूं कि मैं 2000 साल से भी ज्यादा बूढ़ी हूँ। और थियो उसका नाम लेते हुए कहता है कि ग्रेट गार्डियन ड्रैगन, तुम्हारा छाती। ये देखकर वो कहती है कि अच्छा ये। जिसके बाद वो उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो आज से 50 साल पहले मैंने अपने दिल को खो दिया था, जिसकी वजह से मैं बस यहाँ पर आराम से बैठकर अपनी मौत का वेट कर रही हूँ और बस ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 3 साल हैं जिसके बाद मैं यहाँ पर मर जाऊंगी और इसी वजह से मैं अपने नेस्ट को भी यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं दूसरी भाषा में तुमसे कहूँ तो मैं डायरेक्टली तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाऊंगी। इसी वजह से मैं तुमसे फिर से ये चीज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में मुझे अपने रिवॉर्ड की तरह यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो? ये सुनने के बाद थियो मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल, मेरा आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने लॉर्ड ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया है एज ए रिवॉर्ड जो कि मेरा होगा। जिसके बाद सिस्टम भी उससे कहता है कि गार्डियन ड्रैगन लॉर्ड ब्लॉक तुम्हारा रिवॉर्ड है। ये सुनकर वो कहती है कि सच में कितना ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, पर शायद इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक चूजन वन के होने चाहिए। यहाँ पर थियो को 2 टाइटल मिल गए थे, एक गार्डियन ड्रैगन सिग्निफिकेंट अदर्स और दूसरा डिसेंडेंट ऑफ द प्रोजेनिटर्स। वो लॉर्ड ब्लॉक से कहता है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ और मैं पैरामोडियल ड्रैगन के और भी ज्यादा रेलिक्स को ऑब्टेन करना चाहता हूँ। सिस्टम कहता है कि उसका लॉर्ड ब्लॉक के साथ एक सोल लिंक भी यहाँ पे स्टेबल हो गया है। साथ ही वो एक भारी आवाज में कहता है, और ये सब मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे खोए हुए दिल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सके, यानी उसकी जगह ले सके। तो बताया जाता है कि उसे यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिले हैं। और वो आगे कहता है कि जो पैरामोडल ड्रैगन के रेलिक्स हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि शायद कुछ ऐसा कर सकते हैं और इसकी वजह से थियो की लेवल्स भी यहाँ पर अप हो गई थी। और वो आगे कहता है
और वो आगे कहता है कि लगभग मुझे ऐसा तो करना ही चाहिए जिससे मैं गार्डियन ड्रैगन के सिग्निफिकेंट टू अदर्स उस टाइटल के वर्थ बन सकूं। और वो आगे कहता है मुझे लगता है कि मुझे लगभग इतना तो कुछ करना ही चाहिए जिससे मैं इस टाइटल गार्डियन ड्रैगन सिग्निफिकेंट अदर्स को यहाँ पर अचीव कर सकूं, उसके वर्थ बन सकूं। लॉर्ड ब्रॉक ये सुनकर कहते हैं कि प्लीज मेरा अच्छे से ख्याल रखना मेरे न्यू सिग्निफिकेंट अदर। पर जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं जगह को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती जब तक तुम उसको खोज कर ढूंढ कर इस सॉल्यूशन को यहाँ पर क्लियर नहीं करते। मुझे तब तक के लिए यहीं पर रहना होगा। और ये कहकर वो अपने पास से एक बुक निकाल कर कहती है पर कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम सच में एक ट्रू लिंक को मेरे साथ यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो, इसलिए अब इसे यहाँ पर पढ़ना चालू करो और अपने माइंड गेट को खोलो। और ये कहकर वो उस किताब को अचानक आके थियो की छाती से उस बुक को लाकर लगा देती है। थियो ये देख काफी हैरान हो गया था क्योंकि वो अचानक ही उसकी नजरों के सामने आ गई थी। और वो कहता है कि शायद तुम ऐसा 1 महीने के अंदर कर सकते हो और इस नेस्ट के अंदर काफी ज्यादा खाना है तो आसपास से तुम यहाँ पर बड़े आराम से लेकर पढ़ सकते हो। और उसे एक रिवॉर्ड दिया जाता है कि उसने यहाँ पर आमोंग की ग्रीम वॉर को ऑब्टेन कर लिया था और ये वही थी असल में थियो जिसके लिए यहाँ पर आया था। इसलिए वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा सरप्राइज भी था। वो कहता है कि ये काफी अच्छा है कि मैंने आमोंग की ग्रीम वॉर को यहाँ पर ऑब्टेन करना मैनेज कर लिया है। पर वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा 1 महीने से क्या मतलब है। तो वो कहती है कि शायद तुम्हें इतना लंबा समय लग सकता है तुम्हारा माइंड गेट को जब अवेकन करने के लिए, क्यों कि तुम्हारे पास कोई और पेशेंस मैटर है। तो वो बताता है कि सेकंड स्टेज की अवेकनिंग सेरेमनी है वो अभी यहाँ पर चली रही है और जो एग्जाम है वो केवल 15 दिन चलेगा, इसलिए लगता है कि मेरे पास केवल आधा ही महीना है यहाँ पर क्या मैं यहाँ से एग्जाम खत्म होने से पहले निकल सकता हूँ। ये सुनकर वो घूर कर उसकी तरफ देखती है जिसके बाद वो कहती है कि शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। और ये कहकर वो वहीं पर बैठ गई थी। थियो ये सुनकर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि क्या। वो कहती है कि इस चीज में तो बिल्कुल भी मजा नहीं है कि मैं तुम्हें इसी तरीके से यहाँ से चले जाने दूं, इसलिए तुम्हें सेकंड स्टेज की खत्म होने से पहले ही तुम्हारे माइंड गेट को यहाँ पर ओपन करना होगा और तब तक तुम ऐसा नहीं करते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और उसकी ऐसी बारी बातें सुनकर थियो काफी ज्यादा घबरा गया था। और फिर वो बाकी बचा हुआ समय जो कि सेकंड स्टेज के खत्म होने के बाकी था जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी चीजों में लगे हुए थे और अपने लिए बेल्ट इकट्ठा कर रहे थे और दूसरी तरफ एक्सियन बस थियो के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है। जिसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें सेकंड स्टेज की चालू होने के केवल 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर का, जहाँ पर एड एक्सियन को बता रहा था क्या तुम्हें पता है कि जो टोनेंट है उसके अंदर एक ऐसी भी चीज है जो कि एंटी फील्ड सेल जोन को क्रिएट कर सकती है और वो सब केवल उस फील्ड समनिंग मार्वल के अंदर की वजह से है जो कि उस टोर्नामेंट के अंदर है। पर अगर इस मार्वल के अंदर की जो सीलिंग एनर्जी है उसको यहाँ पर और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया जाए तो इसकी वजह से बाकी लोग हैं वो इसकी काफी ज्यादा करीब नहीं आ पाएंगे। पर जैसे ही तुम उस मार्वल को तोड़ोगे उसकी वजह से उसके आसपास एक अलग ही एनर्जी यहाँ पे फैलना चालू हो गई थी और एक काफी ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर था जिसकी काफी ज्यादा भयानक सी आंखें और वो अपने बड़े के मुंह के साथ एड को यहाँ पर खाने वाला था। वो कहता है कि तुम फ्रेड को जहाँ पर चाहो वहाँ पर भी बुला सकते हो। पर अचानक ही उसके शेडोज के अंदर से एक काफी ज्यादा बड़ा सा ड्रैगन निकलता है जो कि उस मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा भयानक था, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी डर गया था और वो एक ही बार में उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर उसे बड़ी आराम से निकल जाता है। और एड उसे आगे बताता है कि जो सेकंड स्टेज का ऑब्जेक्टिव है उसमें तुम इस तरीके की फीट्स को खत्म कर उनसे पॉइंट को इकट्ठे करना है। इसी वजह से थियो के पास भी कोई चॉइस नहीं बचेगी और उसे भी फेट को यहाँ पर हराना होगा और ढूंढना होगा। वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आखिर अंकल आप मुझसे यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं मार्वल्स का इस्तेमाल करते हुए उस कमीने थियो को अपनी तरफ ले जाऊँ। वो कहता है कि हाँ, पर ये चीज बिल्कुल भी काफी नहीं है क्योंकि तुम इतनी ज्यादा आसानी से उसे अपनी तरफ बुलाकर इस तरीके से नहीं मार सकते, वरना उसकी वजह से हम लोगों को जो रोज पैलेस का रैलिक है उसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल पाएगा। पर वो कहता है कि आखिर मैं केवल उससे पूछते हुए उसको टॉर्चर करके उसे मार क्यों नहीं सकता। तो एड उसे एक ऐसी बात कहता है कि तुम्हें इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से पता होगा। एक गैप जो कि तुम्हारे और थियो के बीच में है वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है पर स्किल्स के बीच में वो काफी ज्यादा बड़ा गैप है। ये सुनने के बाद एक्सियन का दिल बहुत जोरों से धड़कना चालू हो चुका था और उसका गुस्सा उसकी पीक पर पहुंच चुका था। उसका ऐसा मन कर रहा था कि कहीं वो अपने अंकल को यहाँ पर जान से न मार डाले। और वो उससे आगे कहता है कि इसलिए तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा कि तुम उसे टॉर्चर कर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को उससे ले सको। पर फिर भी ये देखा गया है कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सेंटिमेंटल है, इसलिए उसके फॉलोवर्स को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करो, उसके फॉलोवर्स को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। इसके बारे में पता लगाओ कि आखिर 4th ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर कौन कौन इकट्ठा होता है। इसकी वजह से ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगी कि तुम उसको किसी हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बाद तुम उससे रैलिक के रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हो। और इस सब के बारे में सोचते हुए एक्सियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी मुट्ठी को हाथ पकड़े हुए कहता है, ठीक है अंकल, मैं इस चीज को काफी अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, पर अगर इसके बारे में सोचा जाए कि मुझे फ्रेड को सर्च करने के बजाय वो खुद यहाँ पर मेरे सामने आएगा उस आखिरी मूवमेंट में इस एग्जाम के बीच में,
और एक्सियन जो कि अभी सेकंड स्टेज की फर्स्ट प्लेस पर था 860 पॉइंट्स के साथ। और वो साइड में किसी को सेंस करते हुए कहता है कि ये किस तरीके की बर्बादी है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत दे सकती है, इसी वजह से अंकल के लोग वहाँ पर रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि शायद जो थर्ड स्क्वाड्रन है उसके काउंसिल उसे पकड़ सके, क्योंकि अदरवाइज इसका कोई भी सेंस नहीं बनता कि उसने अभी तक अपने आप को नहीं दिखाया है। और ये प्लीज ब्लॉसम पैलेस के अप्रेंटिस स्पोर्ट्समैन है और इस लड़के का नाम फिलिक्स है जो कि सेकंड स्टेज पर अभी 7th प्लेस पर है। पर ये लोग एड के आदमी हैं, तुम ऐसा मत समझना कि ये सभी ओसा के साथ है। एक्सियन फिलिक्स की बात सुनकर उसकी तरफ देखता हुआ कहता है पीच ब्लॉसम पैलेस का इतना ज्यादा कमाल का टैलेंट, सच में वो तो पूरी तरह बदतर है, उसकी नजर पूरी तरह खराब है। अब समझ में आया कि आखिर लेडी प्लीच ब्लॉसम थियो के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हैं। ये सुनकर फिलिक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर कुछ भी नहीं कह पाता। वो अपने गुस्से को अंदर ही पीते हुए कहता है कि मैं सबकी वजह से उसकी यहाँ पर मदद कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मुझे यहाँ पर इस तरीके से ताने मार रहा है। और ये सब सोचते हुए उसको थियो के लिए काफी ज्यादा गालियां आ रही थीं, पर फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपनी मुट्ठी को पकड़े हुए था। एक दिन उससे कहता है कि व्हाटएवर, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम लोगों से कोई खास उम्मीदें हैं। जिसके बाद एक्सियन एक क्रीपी से स्माइल देते हुए उससे कहता है कि थियो, अगर तुम खुद से मेरे सामने अपनी इच्छा से नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर जबरदस्ती तुम्हें मेरे सामने लाकर पटक दूंगा। और ये कहते हुए उस सभी के बीच में काफी इंटेंस प्रेशर महसूस होना चालू हो गया था। जिसके बाद वो एक भारी आवाज में कहता है कि स्केल ड्रैगन सोसाइटी, और सभी लोग उसकी बात सुनकर केवल मुस्कुराए जा रहे थे। और साथ ही वो प्लीज ब्लॉसम पैलेस के लोगों को भी आगे बढ़ने का कहता है कि अब समय आ चुका है शिकार करने का। और सभी लोगों की आंखें बहुत बुरी तरीके से, भयानक तरीके से चमक रही थीं। और थियो जो कि सभी लोगों को सबसे ज्यादा डरावना लग रहा था, वो उनसे कहता है कि 4th ट्रेनिंग ग्राउंड के जिन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है हम सभी को एक एक कर मारेंगे जब तक वो हमारे सामने नहीं आ जाता। और ये कहकर वो सभी तेजी से वहाँ से गायब हो जाते हैं और हमें दिखता है कि पेड़ के पीछे से रे ये सब देख रही थी और वो इस सब की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें 4th ट्रेनिंग ग्राउंड के सभी डिसाइपल्स के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सिविल और उसके 2 साथी मिलकर एक बड़े से मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और उसको हरा देने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि हम लोगों ने कहा था ना कि हम लोग येलो डीमन ड्रैगन बेल वाले को यहाँ पर हरा सकते हैं, और इसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद वो आगे कहते हैं पर सेकंड स्टेज के खत्म होने के लिए बस केवल 12 घंटे ही बचे हुए हैं। आखिर हमारे यंग मास्टर थियो कहाँ पर है? हम लोगों ने उनके लिए कितने सारे सप्लाईज को यहाँ पर सिक्योर कर रखा हुआ था। तो दूसरा लड़का कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ एक बड़ी सी पिक्चर देख रहे होंगे। मैं इस चीज की शर्त लगाता हूँ कि यहाँ पर एग्जाम के लिए पॉइंट्स को इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी कुछ होगा, वो वहीं पर जाकर कुछ कर रहे होंगे। सिविल कहता है क्योंकि सेकंड स्टेज के अंदर केवल सर्वाइवल एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर रिक्वायर की गई है, तो मुझे लगता है कि रैंक इस चीज के अंदर ज्यादा मैटर नहीं करती। मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं फिर से यंग मास्टर थियो को फिर से वैलिडेटेड बनता हुआ देखूं। तो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, उनने मुझसे भी ये चीज यहाँ पर प्रॉमिस करी थी। पर तभी पीछे से एक तलवार आते जो कि सिविल के पीछे से आकर उसकी पीठ से लेकर उसकी छाती के आर पार हो जाती और पूरे में खून ही खून हो गया था। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और ओरियन उससे कहता है कि तुम अब जितना चाहो उतना हंस सकते हो। ये देखकर उसके साथ ही बहुत बुरी तरीके से घबरा कर सिविल को आवाज देते हैं और वो कहते हैं कि स्केल ड्रैगन सोसाइटी, आखिर इस सब का मतलब क्या है? ओरियन और उसके बाकी सभी साथी अपनी तलवार को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है? तुम सभी की यहाँ पर बलि देनी पड़ेगी जिसकी वजह से तुम्हारे प्यारे से यंग मास्टर यहाँ पर समन होंगे। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे। और क्योंकि हम लोग खुद भी तुम्हारे वो घटिया से यंग मास्टर को देखना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा रेजिस्ट मत करना। और उसी समय हमें लोड ब्लॉक के नेस्ट के अंदर का भी सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर पूरे में खजाना पड़ा हुआ था। पर ये देखकर वो भी काफी सरप्राइज थी और कहती है कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम आधे महीने यानी 15 दिन से भी पहले अपने माइंड गेट को इस तरीके से ओपन कर सकते हो। और इसी वजह से क्योंकि उसने ग्रिवॉर के मैजिकल प्रिंसिपल्स को बड़ी आसानी से यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया था, उसने यहाँ पर आमोन की एक न्यू स्किल को यहाँ पर क्रिएट किया था। ये देख कर थियो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छा था कि मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन सुनी हुई थी वो पूरी तरह से सच्ची थी कि आमोन की ग्रिवॉर को सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर चाहिए होता है वो असल में क्वांटिटी और क्वालिटी होती है मैजिकल पावर की। और क्योंकि मैं पजेस करता हूँ दोनों यानी माना हॉल और ड्रैगन हार्ट, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा नॉर्मल है कि मैं नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा दुगनी तेजी से इसको यहाँ पर सीख सकता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। जिसके बाद उसका सिस्टम उसे बताता है कि आपके स्टेट्स काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से एक लो रैंक स्किल यहाँ पर मैनिफेस्टेड हो रहा है। और उसे एक नया स्किल मिल गया था हैचिंग सिंक्रो जिसकी रैंक सी थी।
और लॉर्ड ब्लॉक उससे कहती है मुझे लगता है कि अब इसकी वजह से तुम अपने आप को मेरा सिग्निफिकेंट अदर कह सकते हो। अब इसके साथ तुम अपने बेसिक्स को चालू कर सकते हो और बाकी तुम ट्रेनिंग के साथ इसको धीरे धीरे कर मास्टर भी कर सकते हो। और जैसे ही एक बार तुम इसकी हायर लेवल पर पहुंच जाओगे उसके बाद तुम मेरी आवाज भी सुन सकोगे। ये सुनकर थियो काफी तो खुश था, पर वो बताती है कि इसके अलावा तुम मेरी पावर्स को भी यहाँ पर ऑब्टेन कर पाओगे। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोचता है कि वैसी पावर जैसे कि प्रोजेनिटोर के पास थी। और इसके अलावा तुम्हें मेरे वूम्स को भी यहाँ पर हील करना होगा। ये मत भूलना कि मेरे पास केवल 3 ही साल है जहाँ पर मैं जिंदा रह सकती हूँ। कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके इसे जरूर पूरा करूंगा। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, जिसके बाद वो अपने एनर्जीज को थियो के ऊपर रिलीज करना चालू करती है और कहती है इसके साथ मैं इस चीज को डिक्लेयर करती हूँ कि जो प्री मॉरिडल है वो यहाँ पे पूरी तरह कन्वीनियंट फुलफिल हो चुका है। थियो ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर वो कहती है कि मैं अगली मीटिंग के लिए यहाँ पे वेट करूंगी। मेरे न्यू सिग्निफिकेंट अदर जो कि 1000 साल के बाद पहला बना है। जिसके बाद अब थियो वहाँ से बाहर आ गया था। वो कहता है ये चीज सच में काफी ज्यादा अच्छी है कि मैंने लॉर्ड ब्लॉक के साथ यहाँ पे अपना पैक्ट फॉर्म कर लिया है, पर मैंने अभी तक अवेकनिंग सेरेमनी के लिए 0 प्रोग्रेस करी है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और केवल 12 घंटे ही बचे हुए हैं। ये सोचकर वो थोड़ा सा परेशान सा होने लगा था, जिसके बाद वो आगे कहता है ये ऐसा है जैसा कि मैं जानबूझकर किसी गेम को हार्ड मोड पर खेल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर फ्रिट्स को नॉर्मली भी हंट करता हूँ तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं 12 घंटे में यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आ पाऊंगा। अब इसकी वजह से केवल एक ही स्ट्रेटेजी है जो कि मेरे पास बची हुई है, मुझे दूसरों की बेल्स को यहाँ पर चुराना होगा। और वो कहता है कि मेरे पास लाइफ के अंदर एक्सियन फर्स्ट प्लेस पर था, तो इस चीज के अंदर कोई भी शक नहीं है कि इस बार भी ये चीज जरा सी भी बदली होगी। और अगर मैं इस चीज को दूसरी भाषा में कहूँ तो इसका मतलब तो यही है कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस पर आना चाहता हूँ तो मुझे एक्सियन को यहाँ पर हराना होगा। पर साथ ही उसे ये चीज काफी अच्छी तरीके से पता थी कि जितने वो आसानी से कह रहा है उतने आसानी से वो उसे हरा नहीं सकता। पर अचानक ही उसे पीछे से किसी के रंबल करने की आवाज आती है। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक खून लड़की जिसके मुँह से खून आ रहा था वो कहती कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और उसकी इस तरीके से आवाज सुनकर और हालत देखकर थियो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और जैसे उसे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो खून लड़की कोई और नहीं बल्कि रे थी। वो कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या तुमने किसी फीड से लड़ाई करी? पर आखिर ऐसी कौन सी फीड हो सकती है जो कि सच में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर सके? पर तब इस चीज को नोटिस करने के बाद उसको भी पसीना आना चालू हो चुका था और वो ये देख के काफी ज्यादा सरप्राइज था कि उसके ऊपर तलवार का एक घाव बना हुआ है। इसका मतलब ये सब करने वाला कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इंसान था। इसलिए थियो रे से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो कहती है कि हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तुम वेस्ट में जाओ। और जैसे वो ये कहते हो तो वहाँ पे गिरने लगी थी, पर तभी थियो जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सावधान। और थियो ने यहाँ पर रे की तलवार को भी उसके हाथ से यहाँ पे पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अचानक ही वो हैचिंग सिंक्रो का इस्तेमाल करते हुए उसकी तलवार की मेमोरीज को यहाँ पर रीड करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो क्लियरली ये देख पा रहा था कि आखिर रे की तलवार के साथ यहाँ पर क्या हुआ है। वो उन चीजों को साफ साफ देख पाएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, पर उसे दिखता है कि रे एक पेड़ के पीछे छुपी हुई है और वहाँ पर वो एक्सियन की आवाज सुनता है। वो पूछता है कि आखिर थियो कहाँ पर है? फिलिक्स ने कहा था कि अभी तक उसकी कोई भी न्यूज नहीं मिली हुई है, पर जैसे हम लोग हमारा काम कर देंगे मैं चीज की शर्त लगाता हूँ कि वो तुरंत ही हम लोगों के सामने आ जाएगा। हमने 4th ट्रेनिंग ग्राउंड के कई सारे ट्रैक्स यहाँ पर छोड़ दिए हैं और इसके अलावा हमने एक दूसरे कोने पर फ्रिट्स को भी सेटअप कर रखा हुआ है। एक्सियन ये सुनने के बाद उसे कहता है कि अच्छा फिर हमें मारना है या फिर नहीं? ओरियन ये सुनकर थोड़ा सा घबरा गया था और वो कहता है कि क्या मैंने फिर से यहाँ पर कुछ गलत कर दिया? वो कहता है कि मैं तुम लोगों का नहीं कह रहा, मैं इन लोगों का कह रहा हूँ। अगर तुम इनमें से 9 को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? 2 या 3 भी यहाँ पर काफी होते हॉस्टेज के लिए। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा तुम्हारा इन लोगों से मतलब है, इसका मतलब क्या हम लोग इनमें से किसी को यहाँ पर मार डाले? पर उसकी बात सुनकर जैसे ही वो अपनी तलवार को घुमाकर एक को भी मार पाता उससे पहले रे वहाँ पर आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि रुक जाओ। ये सुनकर एक्सियन और वो लड़का भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। एक्सियन उससे कहता है कि आखिर ये क्या है? वो कहती है कि लाइन को बिल्कुल भी क्रॉस मत करना। वो कहता है कि आखिर इस चीज से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ पर मैंने फालतू की तुमसे किसी भी तरीके की दिक्कत खड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए तुम इसको इग्नोर करो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहती है कि ये सभी थियो के साथी है, सभी को जाने दो, और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी तलवार को उसके सामने तांग देती है। अब ये देखकर एक्सियन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो कहता है कि अच्छा इसका मतलब तुम भी उस कमीने का यहाँ पर साथ दे रही हो। जिसके बाद रे तुरंत ही अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक्सियन की तरफ बढ़ने लगी थी। ये देखकर वो अपनी तलवार को निकालकर डार्क एनर्जीज को रिलीज करता है, जिसके बाद उन दोनों की टेरिफाइंग पावर्स एक दूसरे से क्लैश करती हैं। पर एक्सियन की पावर उससे पहले से ही काफी ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा डिजास्टर्स थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा आसानी से रे के ऊपर काफी ज्यादा गहरा सा घाव छोड़ देता है। पर इतना दिखाने के बाद ही सिस्टम उससे कहता
है कि तुम्हारा स्टेटस काफी ज्यादा लो है, इसकी वजह से तुम केवल इतना ही देख सकते हो। थियो ये जानकर बहुत ज्यादा सरप्राइज और बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर एक्सियन ने मेरे साथियों को क्यों पकड़ा है। इसलिए वो रे से चिल्लाते हुए कहता है, रे उससे कहती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो वो उससे कहता है कि मुझे बताओ आखिर वहाँ पर क्या हो रहा था। तो वो अपने आप को शांत करते हुए कहती कि एक्सियन तुम्हें पकड़ने के लिए शुरुआत से बिल्कुल पागल हो चुका है, पर क्योंकि तुम शुरुआत से ही कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे, इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो हॉस्टेज के लिए तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पे पकड़ना चालू करेगा। ये जानने के बाद थियो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वो कहता है क्या। वो कहती है पर मैं यहाँ पर केवल तुमसे ये कहने के लिए नहीं आई हूँ। पर थियो की नजरों में काफी ज्यादा गुस्सा था और वो एक्सियन को बस यहाँ पर मारना चाहता था और साथ ही एड को भी। वो कहता है इसका मतलब तुम इस जिंदगी में भी मुझे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते, पर मैं बिल्कुल वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा कि मैं पहले हुआ करता था कि इतने आसानी से मैं यहाँ पर हार जाऊँ। इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए रे से कहता है कि आखिर वो कहाँ पर है, आखिर वो एक्सियन कमीना मेरा वेट कहाँ पर कर रहा है। दूसरी तरफ एक्सियन को भी इसके बारे में पता चल चुका था कि थियो ने आखिरकार अपने आप को दिखा दिया है। उसे नॉर्थन क्लिफ साइड में कहीं पर देखा गया है। एक्सियन ये जानने के बाद थोड़ा सरप्राइज था और वो कहता है कि ये चीज सच है। तो वो कहता है कि मैं इस चीज के लिए पूरे से कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे इस चीज की भी जानकारी मिली है कि उसने रे के साथ कांटेक्ट किया था और ऐसा लगता है कि वो जल्दी इस तरफ यहाँ पर बढ़ना भी चालू कर देगा। पर एक्सियन के चेहरे पर एक अलग ही तरीके की क्रीपी सी स्माइल थी जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार वो दिख चुका है। थियो अब मैं यहाँ पर हर एक को ये चीज प्रूव कर दूंगा कि उस तरह के कई कमीना मुझे कभी सरपास नहीं कर सकता। पर तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है जो कि उसे कहता है कि सर थियो प्लीज इस चीज को मत भूलिएगा, आपको डायरेक्टली उसका सामना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस इन होस्टेजेस का इस्तेमाल करते हुए उसे रैलिक के क्लूज को लेना है और कुछ नहीं, और हम आपके लिए थियो को वहाँ पर मार डालेंगे। और जब हम लोग उसे मार रहे होंगे प्लीज मार्बल का इस्तेमाल करते हुए नियर बाय प्रोटेक्टर को यहाँ पर समन कर लीजिएगा। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। पर असल में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो कहता है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो। और रे दूसरी तरफ उससे कहती है कि नहीं, तुम एक्सियन के पास नहीं जाओगे, मुझे इस चीज के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता है कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका प्रोटेक्टर उसके साथ है, ये तुम्हारे जैसे किसी के लिए भी बहुत जरूरत से ज्यादा है। थियो ये जानकर कि प्रोटेक्टर भी उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, थियो थोड़ा सरप्राइज था। और रे आगे कहती है कि अब एग्जाम के अंदर जरा सा भी कोई भी कंपटीशन नहीं बचा है, बल्कि ये तो बस खून खराबा है, ये बस एक ट्रैप है जहाँ पर केवल तुम्हें जानबूझ के मारने के लिए बनाया गया है, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, जल्दी से जाकर दूसरे प्रोटेक्टर्स को देखते हैं जो कि हम लोगों को ज्वाइन कर सके। थियो दांत पीसते हुए कहता है पर हमारे पास इस चीज का बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर हर एक बीते हुए समय के साथ किसको पता कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, इसलिए मुझे भले ये ट्रैप ही क्यों ना हो पर फिर भी वहाँ पर जाना होगा, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि आखिर वो कहाँ पर है। रे ये सुनकर काफी हैरान थी और वो कहती कि तुम एक काफी ज्यादा बड़े से बेवकूफ हो, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम मर जाओगे, तो आगे सबका मतलब ही क्या है अगर तुम वहाँ पर जाकर मारे जाते हो, तुम्हें इसे काफी ज्यादा सावधानी के साथ खेलना होगा, भले इसके लिए तुम्हारे साथी क्यों न मारे जाएं। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे ही पहले वो चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि मैं अपने किसी भी साथी को यहाँ पर मरता हुआ नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। और वो सोचता है कि हम लोगों का गोल था कि हम सभी एक साथ मिलकर सेकंड स्टेज को एक साथ पास करेंगे, पर वो भी चिल्लाते हुए कहती है कि ये रंगनार की जमीन है, इसके अंदर इस तरीके की सेक्रीफाइस को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जा सकता। पर उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि हम सभी एक और बार वहाँ पर इकट्ठे होंगे, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है पर तुमने भी तो अपने आप को यहाँ पर अपने सामने रख दिया था। ये सुनकर वो थोड़ी सरप्राइज थी और वो आगे कहता है क्योंकि तुम खुद भी ये सब खड़ी होकर बस देख नहीं सकती थी कि आखिर वहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। और वो अपने पास्ट लाइफ की उन मेमोरीज को याद करता है जब उसका रोज पैलेस का, और वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करता है जब उसका रोज पैलेस वहाँ पर जल रहा था। वो कहता है कि आखिर रोज पैलेस क्यों जल रहा था, आखिर मेरे हाउस होल्ड के मेंबर्स क्यों मारे गए थे, ये सब इसी वजह से था क्योंकि मैं रंगनार का एक केवल कमीना था, और इस ट्रेन के अंदर जो स्ट्रॉन्गर होता है वही रूल को प्रोटेक्ट करता है और वहीं पर तुम सबसे ज्यादा वीकेस्ट हो। इसलिए वो रे से आगे कहता है कि अभी चीजें मुझे काफी ज्यादा घिनसी आने लगी है कि लोग मुझे काफी ज्यादा पैथेटिक लूजर की तरह ट्रीट करते हैं, और इसलिए वो उसको और भी ज्यादा टाइट पकड़ते हुए बोलता है कि मैं अपनी मिस्टेक्स को फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। और उसकी आंखें बस फटी की फटी रह गई थी जो केवल थियो को देखे जा रही थी, और वो काफी गुस्से में अपने ड्रैगन को इमिटेट करते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो लोग कहाँ पर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रीमिंग को दिखाते हैं जो कि चलते हुए कई सारे सप्लाईज के बीच में से चल रहा था, और वो वहाँ पर पड़े हुए सप्लाईज के अंदर खून को लगा हुआ देखता है, जिसमें से एक को उठाते हुए वो कहता है कि ये तो वही सप्लाईज है जो कि सिबिल इकट्ठे कर रहा था, और उसने अपनी बैल को भी यहाँ पर गिरा दिया और यहाँ पर खून भी है। इसका तो मतलब यही है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई होगी, क्यों तुम क्या इस चीज से एग्री नहीं करते। और वहाँ पर हल्कस और उसकी बहन दोनों ही खड़े हुए थे। हल्कस जो कि 5th रैंक पर था 499 पॉइंट्स के साथ, और उसकी बहन एरिका जो कि 4th प्लेस पर थी 521 पॉइंट्स के साथ। इसलिए रीमिंग उन लोगों से आगे कहता है मुझे माफ करना, पर क्या तुम लोग थोड़ी सी मेरी इस चीज के अंदर मदद कर सकते हो। और रीमिंग जो कि 2nd प्लेस पर था 688 पॉइंट के साथ। दूसरी तरफ एक काफी ज्यादा बड़ा
बड़ा सा व्हाइट जाइंट 80 जो कि अपने बड़े से हथियार के साथ थियो के ऊपर हमला करता है। वो बड़े ही आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो साइड में खड़ा होकर अपनी तलवार को रिलीज कर बड़े खतरनाक तरीके से उसके ऊपर हमला कर कहता है कि मेरा समय इस तरीके से बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहने के बाद थियो जैसे उसके ऊपर हमला करता है तो वो बड़े ही आराम से एक ही अटैक के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे यहाँ पर मार देता है, जिसके बाद वो फिर से तेजी से आगे की तरफ भागना चालू हो चुका था। साथ ही वो सोचता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि जो सिबित और बाकी सभी हॉस्टेजेस है वो पूरी तरह से सेफ हो, क्योंकि केवल एडी है जो कि एक्सियन के स्ट्रिंग्स को पीछे से खींच रहा है और एड अकेला केवल मुझे ही वहाँ पर चाहता है। इसी वजह से जितनी ज्यादा कम कंट्रोवर्सीज हो उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और ये सोचते हुए उसके सामने और भी कई सारे एटीज आ जाते हैं जो कि थियो का यहाँ पर रास्ता रोक रहे थे और वो आगे बढ़ते हुए कहता है यानी ये फैक्ट है कि जो CIB है यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके प्रोटेक्टर्स एक्सियन को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये प्रूफ एक इनफ चीज है। और ये कहकर वो ट्रिपल ड्रैगन क्लॉक का इस्तेमाल कर उन सभी को केवल एक ही बार के अंदर मार देता है और सभी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं। और वो आगे कहता है इसका मतलब प्रोटेक्टर्स को मुझे मारने के लिए वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। इसका मतलब एक्सियन को रिस्ट्रिक्ट किया गया होगा कि वो सामने से आकर मुझसे बिल्कुल भी नहीं लड़ेगा। और ये कहते हुए फिर से एक एटी उसके सामने आ गया था जिसके शरीर के ऊपर घाव तो लगे हुए थे पर वो मरा नहीं था। और उसकी तरफ बढ़ते हुए वो आगे बोलता है पर इसकी वजह से बिल्कुल भी फैक्ट बदलता नहीं है कि मुझे काफी ज्यादा जल्दी करनी होगी, क्योंकि एक्सियन अभी भी काफी ज्यादा वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल है। पर सबके अलावा मैं भी यहाँ पर अपने वायलेंट नेचर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी उसका सामना करने के लिए उसके खिलाफ। और ये कहते हुए वो अपनी तलवार को सीधा कर सीधे आकर उस येटी के सिर के अंदर धसा कर उसे यहाँ पर मार देता है। और जहाँ पर उसे थियो मिला था रे अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी और वो ये देखकर कहती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि थियो तुम हमेशा से हुआ करते थे। थियो उससे कहता है तो चलो मेरे साथ घर चलो, और उसका हाथ पकड़कर वही था जो कि रे को अपने साथ लेकर आया था। रे उस सब के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि उस समय भी तुम अकेले ही वो थे जिसने मेरी वहाँ पर मदद करी थी। और ये सोचते हुए वो भी थियो के पीछे धीरे धीरे करके चलना चालू होती है और उसके कदमों के साथ साथ उसका खून पीछे के पीछे छूटता चला जा रहा था। एक्सियन ने जहाँ पर थियो के सभी साथियों को पकड़ कर रखा हुआ था सिबित उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर उसके मुंह पर पट्टी बंधे होने की वजह से वो कुछ शख्स बोल नहीं पा रहा था। और उसको इस तरीके से चिल्लाता हुआ देखकर एक्सियन अपना पैर सीधे उसके सिर पर दे मारता है और कहता है कि बकवास बंद करो। मैंने कहा था कि अगर तुमने यहाँ पर अपनी बकवास बंद नहीं करी तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा। और ये कहकर जैसे वो अपनी तलवार निकालने लग जाता है पर तभी वो प्रोटेक्टर फिर तो उससे कहता है कि इस चीज के बारे में मत भूलिए कि हम लोगों को CID से ऑर्डर्स मिले हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का अनप्लान्ड वायलेंट कॉज नहीं कर सकते। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उससे कहता है कि ठीक है, और वो अपने गुस्से को फिर से पी जाता है। और ये सोचकर वो फिर से अपनी तलवार रख लेता है और चुपचाप से जाकर उसी के ऊपर बैठ गया था। और उसे सच में सभी की वजह से, क्योंकि उसे बार बार रोका जा रहा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो कहता है कि 4 हाई रैंकिंग सोर्समैन जो कि CIB से यहाँ पर आए हैं वो भी केवल थियो को मारने के लिए। इसका मतलब तो आखिर में मेरे अंकल को ऐसा ही लगता है कि मैं उस कमीने को यहाँ पर नहीं मार सकता। और यही सब सोच कर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो रहा है। इस सब के बाद भी कि वो बस एक छोटा सा कमीना है, पर अचानक ही उन लोगों के सामने आकर कोई खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे और थियो के सभी साथी उसको देखकर कुकू करना चालू कर देते हैं। और एक्सियन भी उसको देखकर थोड़ा सरप्राइज था और वो कहता है कि आखिरकार तुमने अपनी शक्ल दिखाई दी। और थियो पूरी तरह से खून में सना हुआ अपनी तलवार के साथ उसके सामने आ रहा था और उसकी जो यहाँ पर एंट्री थी वो सच में काफी ज्यादा हेरोइक सी थी। और थियो की आंखों में बस गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि वो अपने साथियों को देखता है जिनको बहुत ही ब्रूटली मारकर बहुत बुरी तरीके से कैद कर रखा है। और दूसरी तरफ जहाँ पर वो देखता है सभी लोग बस उसको मारने के लिए खून के प्यासे खड़े हुए हैं। और सामने की तरफ उस सभी के बीच में एक्सियन बड़े ही आराम से सिबित के ऊपर बैठकर उससे कहता है तुमने सच में मुझे काफी लंबे समय से यहाँ पर वेट कर बैठाया हुआ है। और जिस तरीके से वो सिबित के ऊपर बैठा हुआ था उसकी कंडीशन ऐसी थी जैसे कि वो यहाँ पर बेहोश हो गया हो। और ये देख एक्सियन के ऊपर थियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद एक्सियन भी अपनी तलवार को निकालते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करना चालू करता है। पर तभी फिर से वो लोग उसको यहाँ पर रोक देते हैं, इसलिए वो एक लंबी सी सांस लेता है और उससे कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम्हें पता होगा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अगर तुम तुम्हारे दोस्तों को बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। थियो कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? ये सुनकर वो कहता है क्या? वो कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मुझसे यहाँ पर हार जाओगे? और ये कहते हुए वो एक्सियन को जिस तरीके से टॉन्ट कर रहा था उसके रगों का खून खोलना चालू हो चुका था। वो कहता है कि अगर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वरना आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि इस तरीके की घटिया ट्रिक यहाँ पर खेले? तुमने यहाँ पर अपने सारे टट्टुओं को अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है और दूर से भी कुछ कुत्ते बिठा कर रखे हैं जो कि दूर से तुम्हारी रक्षा कर सके। और तुमने तो इस चीज को मेंशन भी नहीं किया। और इस तरीके से घटिया गेम तो केवल वही खेल सकता है जो कि कैदियों को यहाँ पर बंद कर रख सके। और ये सब केवल तुमने इसी वजह से किया क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता है, तुम्हें इस चीज की चिंता हो रही है कि तुम मुझसे यहाँ पर हार जाओगे। तुम तो सच में 4 हॉर्न्स के उस टाइटल के लिए बिल्कुल भी वर्थित नहीं हो। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो उसको गाली देता है। इसलिए एक्सियन थियो को गाली देता है
वो कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर गलत साबित करना चाहते हो तो चलो आ जाओ, आकर मेरा सामना करो, वो भी तलवार के साथ, जैसा कि एक ट्रू रगनार करता है। और वो भी केवल तभी हो सकता है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी बहुत भी डिग्निटी बची हुई हो। और ये सुनकर वो बिल्कुल पागलों की तरह हंसना चालू कर चुका था, जो देखना सच में काफी टेरिफाइंग सा भी है। थियो कहता है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, साथ ही मेरी जान भी। पर अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो उन लोगों को रिलीज करना। पर वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि तुम मुझसे यहाँ पर तलवारों का एक डुएल करना चाहते हो। रगनार का इनविजिबल सच में मुझे यहाँ पर डुएल के लिए चैलेंज कर रहा है। और ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है लगता है कि जो तुम्हारा एरोगेंस है उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई इंसान तुम्हारे जैसे किसी डरपोक से डरेगा? और ये कहते हुए उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो सच में काफी टेरिफाइंग और काफी ज्यादा खतरनाक थे। और वो लोग अभी भी एक्सियोर को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज साफ है कि वो यहाँ पर आपको प्रोवोक कर रहा है, पर आपको अपने आप को शांत रखना होगा। प्लीज उसकी जाल में यहाँ पर इस तरीके से मत फंसिए। हम लोगों को वैसे ही काम करना होगा जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया था। पर अब उसका गुस्सा पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका था और वो इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। किस तरीके से थियो आकर उसको चैलेंज कर सके और वो यहाँ पर कुछ कह भी ना पाए, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। वो थियो से कहता है कि आपको हम लोगों पर भरोसा नहीं है, पर एक्सियोन उन लोगों को कोई भी जवाब देने के बजाय वो थियो से कहता है कि ठीक है, मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। थियो ये देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और वहाँ पर छुपे हुए लोग ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका एक साथी कहता है चीजें काफी ज्यादा गलत जा रही है, अगर हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो वो कहता है कि नहीं, ये सब वैसा ही है जैसा हम लोगों ने सोचा था, बस हमारी जॉब अब पहले से थोड़ी सी और ज्यादा मुश्किल हो गई है। हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था अगर एक्सियोन यहाँ पर हार जाता है। और दूसरी तरफ एक्सियोन अपनी तलवार को निकालते हुए काफी ज्यादा गुस्से में बिल्कुल किसी डीमन की तरह आगे बढ़ते हुए कहता है ये एक इज्जत भरा रगनार का डुएल है, यहाँ पर किसी और को अलाउ नहीं है, इसके अंदर किसी और को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है जब तक ये डुएल खत्म नहीं हो जाता वो चीज के अंदर इंटरफेयर कर सके। और हॉस्टेजेस इस शर्त की एक हिस्सा है, इसलिए कोई जब तक ये खत्म नहीं हो जाता उनको एक उंगली तक नहीं लगाएगा। और जैसे उसकी बातें खत्म होती है थियो तेजी से आगे बढ़ता है। एक्सियोन उसके लिए तैयार था और थियो अपनी तलवार घुमाकर एक्सियोन के ऊपर हमला करता है, पर एक्सियोन अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। पर वो भी थियो की नई पावर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि शुक्रिया, तो चलो इसको शुरू करते हैं, इसको और लंबा खींचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो फिर से थियो के ऊपर हमला करने के लिए अपनी तलवार को घुमाता है और एक्सियोन फिर से उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। पर वो भी उसकी बड़ी हुई पावर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी ट्रिक थी। और वो थियो से कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी ट्रिक थी, वो भी तुम्हारे जैसे एक घटिया से खून के लिए। जिसके बाद अब एक्सियोन यहाँ पर लीड लेते हुए थियो के ऊपर हमला कर रहा था और लगातार वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ट्रू रगनार की आखिर पावर कैसी होती है। और ये कहकर जैसे वो अपनी तलवार को घुमाता है वो हेवल ड्रैगन शॉट को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा सा ड्रैगन मैनिफेस्ट होकर वो आकर सीधे थियो के ऊपर हमला कर रहा था। थियो अपने सामने एक बड़े से ड्रैगन को आता हुआ देखकर थोड़ा सा घबरा रहा था, जिसके बाद वो भी मुस्कुराते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और जैसे वो अपनी तलवार को घुमाता है तो वो बड़े ही आराम से जो ड्रैगन उसके सामने आ रहा था उसके ऊपर अपने ट्रिपल ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उसे बीच में से ही काट देता है। एक्सियोन ये देख काफी ज्यादा हक्का बक्का रह गया था कि थियो ने बड़े ही आराम से उसके अटैक को यहाँ डिफ्लेक्ट कर दिया और खत्म कर दिया। और वो एक्सियोन से कहता है कि तुम सच में इस चीज के लिए काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो। पर ओरियन थियो की इस तरीके की एनर्जी देखकर बहुत बुरी तरीके से शक पकाने लगा था और वो घबराते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। मुझे अभी भी फर्स्ट स्टेज के बाद बिल्कुल इतना भी ज्यादा कोई डर नहीं लगा था, पर सच में थियो के पास इस तरीके के स्किल्स हो सकते हैं। और लोगों के सामने ही पूरी पूरी जमीन के ऊपर 3 क्लॉथ बन गए थे जो कि काफी ज्यादा डरावने थे। वो कहता है ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल है, एक्सियोन जरूर यहाँ पर हार सकता है, इसलिए क्या मुझे यहाँ पर उसको धोखा देकर थियो के साथ यहाँ पर स्विच कर जाना चाहिए। वैसे भी एक्सियोन हमेशा से काफी ज्यादा कॉकी सा बिच रहा है, पर तभी उसे ध्यान आता है और वो कहता है कि रुक जाओ, CIB के प्रोटेक्टर्स भी अभी यहाँ पर छुपे हुए हैं और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो सभी उनका यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। इसलिए अभी मुझे केवल इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो बाकी प्रोटेक्टर्स है उनको हम लोगों को यहाँ से ज्यादा दूर रखना होगा। इसलिए ऑरेंज जितने भी अपने साथी स्किल ड्रैगन सोसाइटी के उन सभी से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, हम लोग इस कियोस्क के अंदर बिल्कुल भी पकड़े नहीं जा सकते, इसलिए हम लोगों को एक्सियोन के ऊपर सारी चीजें छोड़कर अलग अलग यहाँ से निकलना चाहिए। और ये सुनने के बाद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ पे भागना चालू कर चुके थे, जिसके बाद सीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। फिर हमें एक्सियोन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक छोटा सा बच्चा था, जहाँ पर एड उससे कहता है कि थियो, यहाँ पर एड उससे कहता है कि एक्सियोन तुम आगे चलकर रगनार के थ्रोन को टेक ओवर करोगे, वो भी तुम्हारी माँ और तुम्हारे अंकल के लिए और ट्रोविना क्लैन की प्रॉस्पेरिटी के लिए। और भले से ही रगनार नाम तुम्हारे लिए सामने से एक नाम है और अंदर से तुम केवल एक ट्रोवीवान हो। और वो इस चीज को याद करता है कि एड ने उससे कहा था कि तुम किस चीज को समझते हो। अब एक्सियोन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो काफी ज्यादा एरोगेंट भी। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और वो थियो के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस अपनी तलवार को क्लैश करता है और थियो और एक्सियोन फिर से दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर थियो
लगातार उसके अटैक्स को ब्लॉक किया जा रहा था और एक्सियोन काफी ज्यादा गुस्से में बस उसके ऊपर हमले पर हमले किए जा रहा था। और अब थियो ऐसी सर्दी भरी मौसम के अंदर भी पसीना होते हुए पर इस चीज को काफी ज्यादा आसानी से संभाल पा रहा है और वो कहता है कि शुक्रिया, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसा ही एक्ट कर रहे हो जैसा कि मुझे एक्सियोन से एक्सपेक्ट करना चाहिए था। और दूसरी तरफ सभी ड्रैगन्स को इसके बारे में बताया जाता है भी इसके बारे में बताया जाता है कि जो थियो है वो आखिरकार फिर से दिखने लगा है और वो जाकर एक्सियोन के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है। ये देखकर जूलियस काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आखिरकार थियो ने यहाँ पे मूव लेना चालू कर दिया। मैं जानता ही था कि वो अभी तक पूरी सुरक्षित होगा और काफी ज्यादा अच्छा होगा। पर जो एल्डर ड्रैगन था वो ये देखकर काफी ज्यादा हक्का बक्का सा रह गया था, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि जो स्कोल ड्रैगन्स है उन लोगों को, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो अभी तक वो कमीना है उसे यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। पर एड रेलिक की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जानकर काफी ज्यादा खुश था कि अभी तक वो कमीना यहाँ पर जिंदा है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो इतने लंबे समय से आखिर यहाँ पर क्या प्लान कर रहा था, पर आखिरकार उसने यहाँ पर आगे बढ़ना चालू कर दिया है। बस एक बार एक्सियोन उस रेलिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकलवा ले, जिसके बाद मेरे हाई रैंकिंग सोर्समैन जो कि मैंने वहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और तभी उन गार्ड्स के पास एक न्यू रिपोर्ट आती है और उसको देख एड थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि वो उन लोगों को बताता है कि जो थियो है और जो एक्सियोन है असल में वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे एक डुएल कर रहे हैं। और ये जानकर एड की आंखें फटी की फटी रह गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए और उसके चेहरे पर एक अलग तरीके का ही डर था और वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि क्या